मीडियम में करना चाहते हैं, then you are at the right place. Change the medium for UPSC is the name of the channel. Do subscribe the channel and share among all the हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं, जो अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिससे कि उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इन्हांस हो सके, इंक्रीज हो सके, राइट। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को सुनने की आवश्यकता है, सो दिस इज गोइंग टू बी इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, ओके। सो दिस इज द एडिटोरियल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. This is the Indian Express editorial, and this editorial particularly talks about the poverty, hunger and malnutrition, okay, and how Indian economic development is going to be in the future and what is the present state. अभी की स्थिति क्या है और आगे की स्थिति क्या हो सकती है, ठीक है। तो इसमें वुमेन के लिए यूएस से कंपैरिजन और किस किस क्षेत्र में हम लोग बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, ठीक है। तो क्या ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे. दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट editorials for the UPSC aspirants, and this relates with the General Studies paper 3, okay, wherein the economy, okay, and inclusive growth, malnutrition, hunger, food, everything, these kind of things are mentioned, right? Women empowerment, so this is related with all these issues. So in a nutshell, it will give you a glimpse that how India has succeeded, since the independence to till now, okay, in a very brief way, but yes, it gives very important parts to linger upon. All right, so let's get started. So here, the meaning. So first of all, whenever we read any editorial, so what we need to focus in mind is the hunger challenge. The hunger challenge means hunger means भूख, ठीक है ना। जो लोगों के अंदर भूख है, बच्चों के अंदर मैल न्यूट्रिशन, जो बच्चे हैं पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, ऑल दीज थिंग्स की जो कमी ना, वो जो मेन हमारा चैलेंज है, ठीक है ना, उसको कैसे एड्रेस करें, इसके बारे में है। तो इसको एड्रेस करने के लिए क्या सोल्यूशंस हैं? जेंडर सेंसिटिव ग्रोथ, राइट। एंड उसके साथ साथ क्या, विद इंक्रीज इन फार्म प्रोडक्टिविटी मीन्स जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है हमारा, उसको इंक्रीज करने की और आवश्यकता है। एंड हेल्प एंड मैल न्यूट्रिशन, ठीक है ना, और एंड करना है मैल न्यूट्रिशन को, जो कुपोषण है उसको एंड करना है, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये एक, दिस इज द क्वेश्चन दैट आई हैव मेड बाय मी. सो स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन वेरियस फ्रंट, राइट. सो दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल टॉक्स अबाउट दिस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आई विल बी रीडिंग इट ऑल्सो एंड देन आई विल बी मेकिंग यू अंडरस्टैंड ऑल्सो इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, राइट. So let's get started. On the country's 77th Independence Day, from the ramparts of the historic Red Fort in Delhi, Prime Minister Narendra Modi said that in the last 5 years, from 2015 to 16 to 2019 to 21, his government lifted 135 million people out of poverty. So Prime Minister Narendra Modi जी ने बोला है कि 2015 to 16 से लेकर के 2019 to 21 तक इनकी गवर्नमेंट ने 135 मिलियन पीपल को पॉवर्टी से बाहर निकाला है, ठीक है। बहुत ही ह्यूज नंबर है, ओके। सो दिस इज अ कमेंडेबल अचीवमेंट बेस्ड ऑन द मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. तो ये मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उसमें इस डेटा को मेंशन किया गया है, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय द नीति आयोग. तो ये एक प्रीलिम्स के हिसाब से क्वेश्चन हो सकता है कि मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो होता है उसको कौन प्रिपेयर करता है. सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द नीति आयोग, ओके. The UNDP, United Nations Development Program, had earlier estimated that India lifted 415 million people out of poverty over the period of 2005 to 6 to 2019-21. 2005 से लेकर के 2021 तक के बीच में UNDP का कहना है कि इंडिया ने 415 मिलियन पीपल को पॉवर्टी से बाहर निकाला है, ओके. सो इनके हिसाब से ये नंबर और ज़्यादा है, ऑलराइट. So, I think this has been the biggest lift off so far in independent India's history. तो देखिए, biggest lift off मतलब इससे ज़्यादा लोगों को एक साथ पॉवर्टी से कभी नहीं निकाला गया, ऐसा स्पैन कभी नहीं आया इंडिया में, राइट. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, अभी नहीं आएगा बट नेक्स्ट फिल्म से में या आपके मेंस में क्वेश्चन आएगा, राइट. आफ्टर पॉलिटिकल फ्रीडम, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जॉब ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट इज टू रिड्यूस पॉवर्टी, हंगर एंड malnutrition. तो जब भी हमें राजनीतिक रूप से जब हमें स्वतंत्रता मिली, तो पहला और सबसे जो इम्पोर्टेंट मतलब जो टास्क था, मतलब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसके पास ये था कि पॉवर्टी को नीचे करना है, हंगर को भी नीचे करना है, एंड malnutrition के वगैरह के जो जितने भी इंसिडेंट उनको नीचे करना है, मतलब कम करना है, रिड्यूस करना है, राइट. सो व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम, मोर देन 80% ऑफ द पीपल वर इन एक्सट्रीम पॉवर्टी. जब इंडिया आज़ाद हुआ तो लगभग 80% से ज़्यादा लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे, बहुत ज़्यादा गरीब थे, विच टुडे होवर्स अराउंड 15% एज पर MDPI एंड अबाउट 11% बेस्ड ऑन द इनकम क्राइटेरिया. सो अभी आज के टाइम में अगर हम तुलना करें तो ये 80% से फिगर नीचे आकर के 15% हो गया है, ठीक है. और अगर हम इनकम क्राइटेरिया के हिसाब से बोलें तो ये 11% है, ओके. सो आप देखिए कितना, मतलब सिंस इंडिपेंडेंस में 80% लोग, मोर देन 80% पीपल वर
were matlab, like under the extreme poverty, but now we see only 15% or 11% if we talk about the income criteria. So it's a huge stride, right? So this gives us self confidence. उसकी वजह से हमें self confidence आता है. Almost all governments of the day have contributed to varying degrees. तो सभी सरकारों का इसमें कहीं ना कहीं contribution रहा है. But the pace of reduction has been much faster since 2005-6 than at any time in the past. अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 2005-6 से कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज थी, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज थी, और कौन कौन सी गवर्नमेंट्स आई. तो गवर्नमेंट कौन कौन सी आई, किस पार्टी के, वो इररिलेवेंट है यहाँ पे है कि जो भी सरकारें आई उन्होंने पॉलिसी कौन सी अप्लाई करी, राइट, है ना. तो वो जो पॉलिसीज हैं उनके नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है. तो ये चीज़ों को आपको दिमाग में रखना कि सिंस 2005-6 देन एट एनी गिवन पॉइंट इन द पास्ट, तो 2005-6 से स्टार्ट हुआ है जितना भी रिडक्शन हुआ है पॉवर्टी में वो सबसे ज़्यादा 2005-6 से स्टार्ट हुआ है. अ लॉट डिपेंड्स ऑन द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द. तो मतलब ये बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंड करता है किस तरीके की पॉलिसीज जो सरकारों के द्वारा अडॉप्ट की गई थी, राइट. So the year 1991 was the watershed moment in India's economic history. ठीक है. तो जो ईयर है 1991 जिसमें हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे, लिबरलाइजेशन, ठीक है ना, एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे ना, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. सो दीज थ्री वर द कीवर्ड्स ऑफ द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. तो इसको एक वाटरशेड मोमेंट माना जाता है इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री में. ऑलराइट. सो व्हेन इंडिया स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम स्टेट कंट्रोल टू अ मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी. तो आप इसको बोलें तो आप चाहे इसको बोलें कि 1991 का रिफॉर्म है, या इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया में कब हुए, राइट, या आप इसको बोल सकते हैं कि इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम अ स्टेट कंट्रोल टू मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, राइट. तो ऐसे करके भी आप बोल सकते हैं, राइट. सो इट स्टार्टेड प्लेइंग रिच डिविडेंड्स आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऑफ ट्रांजिशनल एडजस्टमेंट्स. तो जब इंडिया ने 1991 में इकोनॉमी को ओपन अप किया तो इसकी वजह से में बहुत हाई डिविडेंड मतलब लाभ बहुत ज़्यादा मिलना स्टार्ट हुआ. अब कैसे हुआ? द बिगेस्ट अचीवमेंट दैट आई सी टुडे इज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो सबसे ज़्यादा हमारा इंक्रीज हुआ, जो कि आज हमारा $600 बिलियन है, और जो पहले हमारा हुआ करता था 1991 में ओनली 1.4 बिलियन डॉलर 1991 में. तो सोचिए कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया हमने इसमें, ठीक है. और ये हुआ किस वजह से? 1991 के. तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1991 में जो रिफॉर्म किए गए थे उसमें जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमको मतलब डिविडेंड क्या था, सबसे अच्छा जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या था, तो आप ये उसमें मेंशन करें कि $600 बिलियन जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है दैट इंक्रीज्ड, मतलब फ्रॉम $1.4 बिलियन से $600 बिलियन, राइट. तो this did not figure in the PM's Independence Day speech, but it is this that has made the Indian economy much more resilient to any external shock than perhaps any other achievement. तो ये हालांकि इसको प्राइम मिनिस्टर की इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में शामिल नहीं किया गया, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर इंडियन इकोनॉमी को कोई शॉक, एक्सटर्नल शॉक लगता है, तो ये उसको रेजिलियंट करने के लिए या उसको एब्जॉर्ब करने के लिए $600 बिलियन का जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, दैट प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल, राइट. So than perhaps any other achievement. Okay. So in the absence of this, India could have been in the absence of this, India could have been in similar crisis as some of our neighbors like Pakistan and Sri Lanka. तो अगर ये हमारे पास $600 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं होता, तो अभी जो सिचुएशन पाकिस्तान में आप देखिए, और अभी आपने रिसेंटली श्रीलंका में देखी है, तो उसी सिचुएशन से हम भी गुजर रहे होते कहीं ना कहीं, राइट. सो अब इसी से देखिए कि इकोनॉमिक रिफॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, $600 बिलियन जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, जो कि हमारा इंक्रीज हुआ है. और इंक्रीज कैसे हुआ है? पॉलिसीज हमने ऐसी बनाई है, राइट, उस वजह से. सो 1991 में जो रिफॉर्म्स हुए, एलपीजी रिफॉर्म, उसकी वजह से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल जो हमारे इकोनॉमी में एक आया है, वो है $600 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, राइट, जो कि 1991 में ओनली $1.4 बिलियन था. ओके. सो इट इज ऑलमोस्ट a 600% improvement, right, growth. So but let me go back to poverty, hunger and malnutrition. तो यहाँ तक तो स्टोरी समझ में आ गई कि हाँ ठीक है, तो और बात कर रहे हैं कि poverty, hunger and malnutrition के बारे में बात करें. 80% of the people were in the extreme poverty, अब वो 15% है. तो ऐसे करके कीवर्ड्स आपको निकालने हैं, ठीक है. और जो आपको ये यहाँ पर आया है, ये 135 मिलियन पीपल हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ द पॉवर्टी, ठीक है. तो वो क्या बोला जा रहा है कि मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से, ठीक है, जिसको नीति आयोग प्रिपेयर करता है. नाउ आप क्या देखते हैं, इंडिया सिम्स, अब देखें, बट लेट मी गो बैक टू पॉवर्टी, हंगर एंड मालन्यूट्रिशन. तो ये जो तीन चीज़ें हैं, पॉवर्टी, हंगर एंड मालन्यूट्रिशन, ठीक है ना. तो इन चीज़ों को देखते हैं. पॉवर्टी मतलब क्या है? गरीबी. हंगर मतलब भूख की सही से खाना नहीं हो पा रहा, ठीक है. एंड मैलन्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, ठीक है. सो इंडिया सीम्स टू बी ऑन ट्रैक टू ऑलमोस्ट एबॉलिश पॉवर्टी इन नेक्स्ट 5 to 10 years, राइट, इन नेक्स्ट टू 5-10 years. तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया जो है अगले आने वाले 5 to 10 years में पूरी तरीके से पॉवर्टी को ख़त्म कर देगा इंडिया में, ठीक है.
तो कैसे होगा? ऑन हंगर एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ फूड अवेलेबिलिटी, जो भूख है तो अगर मतलब उसके जगह पर क्या चाहिए, फूड अवेलेबिलिटी चाहिए, तो फूड अवेलेबिलिटी हो जाएगी। सो इंडिया ने उसमें अच्छा किया, राइट। द ग्रीन रेवोल्यूशन टर्न्ड इंडिया इनटू अ शिप टू माउथ इकोनॉमी टू द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। जो हम केवल इतना ही मतलब पैदा कर पाते थे अपनी कंट्री में, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से अब हम बहुत बड़े मतलब जो है बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे हम एक्सपोर्टर हैं, ठीक है ना, राइस के, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं हम राइस के। ओके, सो इट हैज़ ऑल्सो enabled इंडिया टू गिव फ्री राइस और wheat 5 rupees per kg per month per person to more than 800 million people under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, thus improving their economic access to basic staples। मतलब जो बेसिक खाना है तो हम उसको क्या है, जो राइस एंड व्हीट है, ठीक है, उसको 5 रुपीज़ पर केजी पर मंथ टू पर पर्सन 800 मिलियन पीपल को, 800 मिलियन पीपल को हम ये दे पा रहे हैं अंडर दी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो जिसकी वजह से भी उनकी लाइफ और इकोनॉमिक एक्सेस जो है बेसिक जो खाना है उसके लिए इंप्रूव हो रहा है। सो इंडिया ऑल्सो एक्सपीरियंस द वाइट रेवोल्यूशन। तो वाइट रेवोल्यूशन किसमें हुआ? मिल्क में हुआ, राइट। एंड इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क। तो लार्जेस्ट, जब हमने वाइट रेवोल्यूशन किया तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क बने। तो अब हमारा कितना था? 222 मीट्रिक टन्स, ठीक है ना, वाइल द यूएस कमिंग एट द नंबर 2 विद जस्ट 102 मीट्रिक टन्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, राइट। तो अब देखिए इसमें भी स्ट्राइड किया हमने। द जीन रेवोल्यूशन इन कॉटन दैट वाज ट्रिगर्ड बाय देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी's decision in 2002 to introduce BT cotton। So BT cotton was introduced in 2002। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप याद रखते तो दैट्स वेरी गुड, बट ये इंट्रोड्यूस हुआ कब, राइट, तो ये हमें देखना है। तो ये यहाँ पे हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जीन रेवोल्यूशन इन द कॉटन। ओके, सो मेड इंडिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन। तो इसकी वजह से क्या हुआ? इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन। तो देखिए यही सारी पॉलिसीज हैं, यही सारी पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से हम आज आगे हैं, राइट। और उसमें कितना हुआ टोटल? तो 39 मिलियन बेल्स इन 2013 एंड 14। तो ये सारे फिगर्स हमें कहीं ना कहीं याद रखना चाहिए, राइट। अप फ्रॉम 13, तो पहला कितना था? 13 मिलियन था, ठीक है, जो कि 2002-3 में था। अभी कितना हो गया? 39 मिलियन बेल्स हो गया। ओके, सो रिमेंबर व्हाट पीएम वाजपेयी ऑफन सेड, व्हाट आईटी इज फॉर इंडिया, बीटी इज फॉर भारत। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट से उठा करके कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मतलब इंडिया मतलब थोड़ा सा मॉडर्न वे में देखें उसके लिए है, और बीटी क्या है? वो भारत के लिए, राइट। सो फॉर माल न्यूट्रिशन इज स्टिल, बट माल न्यूट्रिशन इज स्टिल ऑन द टेबल स्पेशली अमंग द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5। तो जो माल न्यूट्रिशन की जो दिक्कत है, कुपोषण की जो दिक्कत है मेनली, वो अभी भी हमारे सामने है, स्पेशली अमंग चिल्ड्रन बिलो एट द एज ऑफ 5। 5 साल से नीचे के, 5 साल से कम के बच्चे जो हैं उनके मतलब इस एज ग्रुप में माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। अब क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो आया है 2019-21 में, उसमें बताया गया कि 32% ऑफ चिल्ड्रंस फॉर अंडर वेट, ठीक है ना, जो 32% जो बच्चे हैं उनका जो वजन होना चाहिए, एक जो न्यूनतम वजन होना चाहिए मानक के अनुसार, वो काफ़ी कम है, राइट। 35% स्टंट, और 35 जो परसेंट हैं उनकी जो हाइट है वो कम है, ठीक है ना, जितनी नॉर्मल होनी चाहिए उससे कम है। एंड 19% वेस्टेड, ठीक है, और 19% जो हैं मतलब जो है वो वेस्टेड है, ठीक है। सो ऑल दो इंडिया मेड रीजनेबली गुड प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी फ्रॉम 57% इन 2005-6 टू 35% इन 2019-21। तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, बच्चों की जो मृत्यु दर है, वो 57%, मतलब अगर 100 बच्चे पैदा हुए तो उसमें से 57 बच्चे मर जाते थे, राइट, 2005-6 में। अभी क्या है? अभी केवल 35 बच्चे मर रहे हैं, मतलब हमने जो है जो मोर्टेलिटी रेट है उसको कम किया है, ठीक है, इन 2019 एंड 21 में, ठीक है। द प्रोग्रेस ऑन द अदर इंडिकेटर्स ऑफ माल न्यूट्रिशन इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री। और जो इंडिकेटर्स हैं माल न्यूट्रिशन के, उसमें हमारी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं है। सो दिस इज अ रियल चैलेंज फॉर द मोदी गवर्नमेंट। तो एक रियल चैलेंज है मोदी गवर्नमेंट के लिए। ऑन द टॉप ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज। अब देखिए आप अगर लिख सकते हैं तो इसी से निकाल करके आप एक जनरलिस्टिक वे में आंसर को लिख सकते हैं, राइट। ऑन द टॉप ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज and the increasing frequency of extreme weather events। तो extreme weather जो इवेंट्स हो रहे हैं और क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? हीट वेव्स हो रही हैं, फ्लश फ्लड्स आ रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, पोजिंग अ बिग चैलेंज नॉट ओनली टू इंडियाज फूड सिक्योरिटी सिस्टम, जो इंडिया की फूड सिक्योरिटी, क्योंकि अगर देखिए बहुत ज़्यादा फ्लैश फ्लड्स आएंगे, हीट वेव्स आएंगी, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होगी, रेन अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगी, क्लाइमेट चेंज का इतना ज़्यादा असर पड़ेगा। तो जितना प्रोडक्शन हम करते हैं, ठीक है ना, जितना प्रोडक्शन हम करते हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है, तो उससे क्या है, इंडिया के फूड सिस्टम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, राइट। तो उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगी, तो जो हमारा पावर्टी वगैरह जिसको हम ये 5 kg पर मंथ पर पर्सन को देते हैं, उसमें भी असर पड़ सकता है, राइट। सो बट ऑल्सो टू पावर्टी एलिविएशन एंड गेन्स रिड्यूस रिवर्स विद दी शॉक्स। और तो जो हमने अचीवमेंट्स हासिल की हैं वो इसकी वजह से रिवर्स हो सकती हैं। और जो पावर्टी एलिविएशन मतलब पूरी तरीके से जो पावर्टी हम खत्म करना चाहते हैं,
ऐसे जो गोल है हमारे उस पर भी असर पड़ सकता है, किसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज। तो इसीलिए क्लाइमेट चेंज हमारे सिलेबस में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। Now, how can one deal with all these challenges that relate to a large segment of the population at the bottom of the economic pyramid? तो जो bottom of the economic pyramid मतलब जो इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था है हमारी, या जो आर्थिक स्थिति है, उसमें जो सबसे नीचे जो लोग हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं, तो ये सारे जो चैलेंजेस हैं, मतलब क्लाइमेट चेंज एंड ऑल दैट, और ये पावर्टी, माल न्यूट्रिशन, हंगर, तो इनको कैसे मतलब हम जो है एड्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ से सोल्यूशंस बताए गए हैं, राइट। सो वन सिंपल आंसर वुड बी टू कीप फोकस ऑन एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पहली बात तो क्या है कि फोकस करिए आप एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ पे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ आप इंक्रीज करते रहिए, राइट। एंड मेकिंग इट मोर इंक्लूसिव, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा समावेशी हो, जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो वो समावेशी होनी चाहिए, मतलब उसमें हर एक वर्ग का ध्यान रखा जाना चाहिए। पीएम मोदी टॉक्ड अबाउट जेंडर लेड डेवलपमेंट। तो ये सारे वर्ड्स एंड कीवर्ड्स बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, व्हेन यू आर राइटिंग दिस इन एग्जामिनेशन, विदाउट इवन साइटिंग द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ओके। नो, gender-led development in India, citing the case of India having more women pilots than in other country, right। मतलब जो ये जेंडर लेड जो डेवलपमेंट है, इसमें क्या है कि इंडिया में जितने भी पायलट्स हैं, मतलब सबसे ज़्यादा वुमेन पायलट्स पूरे वर्ल्ड में इंडिया में है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द अचीवमेंट्स, ओके। एंड देन व्हाट नेक्स्ट इज द टॉक अबाउट गिविंग ट्रेनिंग टू वुमेन इन 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है ना। 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाओं को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। एंड दीज वुमेन विल फ्लाई ड्रोन्स फॉर एग्रीकल्चर यूज। तो ये महिलाएं क्या करेंगी, जब ये स्किल्ड हो जाएंगी तो ये ड्रोन को फ्लाई करेंगी एग्रीकल्चरल यूज के लिए। एंड दैट्स अ यूनिक आइडिया, ये एक नया आइडिया है। अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो इंडिया कुड बी एट द टॉप रैंक इन वुमेन ड्रिवन ड्रोन्स। तो अगर ऐसा होता है तो इंडिया नंबर 1 हो जाएगा किस चीज़ में, वुमेन ड्रिवन ड्रोन्स। तो जो महिलाएं जो ड्रोन का यूज करती उड़ाती हैं उसमें इंडिया नंबर 1 हो जाएगा। बट देन इफ यू लुक एट वुमेन्स पार्टिसिपेशन रेट इन आवर लेबर फोर्स, तो जो महिलाओं का जो एक रेट है, महिलाओं का जो रेट है, और वो मतलब कि जो लेबर फोर्स है उसमें क्या सहभागिता है महिलाओं की, राइट। और वो सहभागिता किस एज से देख रहे हैं हम, 15 टू 59 ईयर्स के बीच में, राइट। सो इट इज पिटिएबली लो एट अबाउट 30%, राइट। तो ये मतलब जो है केवल 30% महिलाएं 15 टू 59 ईयर्स की एज में, केवल 30% महिलाएं ही जो है लेबर फोर्स में है, राइट। ये मतलब कोई भी लेबर फोर्स होता है, राइट। सो इफ यू कैन फोकस ऑन इंप्रूविंग दी लिटरेसी रेट, राइट। तो अगर हम फोकस करें इंप्रूव करने में लिटरेसी रेट को, साक्षरता का जो मतलब जो साक्षरता दर है उसमें हम फोकस करें, एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू यंग वुमेन, राइट, अलॉन्ग विद देयर स्किल फॉर्मेशन। हम महिलाओं को अगर मतलब जो है उनकी लिटरेसी रेट पे भी मतलब अगर हम काम करें, और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराएं यंग वुमेन को, और उसके साथ साथ उनके अंदर स्किल को भी फॉर्म करें, राइट, उनको स्किल्ड भी बनाएं, राइट। सो सेवरल ऑफ इंडियाज प्रॉब्लम्स स्पेशली पॉवर्टी, हंगर एंड मैल्यूट्रिशन कैन बी सॉल्व। तो अब आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा है कि जो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो आप बताओगे पॉवर्टी, हंगर एंड मैल्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि सीधे डायरेक्टली हर इंसान से जुड़ी हुई है, राइट। तो इनको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वुमेन को एम्पावरमेंट करना पड़ेगा। तो वुमेन को एम्पावरमेंट हम मतलब कैसे कर सकते हैं, थ्रू कैसे कर सकते हैं, लिटरेसी रेट को इंप्रूव करके कर सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन टू यंग वुमेन उनको अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और उनको स्किल्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, लेबर फोर्स में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, राइट। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे वुमेन ड्रिवन ड्रोन्स हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके चीज़ों को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो इन सारी समस्याओं से हम अच्छे से लड़ पाएंगे, राइट। सो इन आर अर्लियर रिसर्च एट IER with Shama Jose on the unit level data of National Family Health Survey 3 and 4, we found that the women's education beyond 12th grade is a key determinant of nutrition amongst children, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जो महिलाओं की जो पढ़ाई है, जो ये NFSHS है, जो NFHS 3 और 4 का जो सर्वे है, उसमें क्या पाया गया है कि अब ये आप इंपॉर्टेंट है, इसका आप नोट्स जरूर बनाएं, राइट। वुमेन्स एजुकेशन बियॉन्ड 12th ग्रेड, जो महिलाओं की एजुकेशन है क्लास 12th के बाद की, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा निर्णायक साबित होती है न्यूट्रिशन के मामले में, कि उनको न्यूट्रिशन की जानकारी एमंग्स चिल्ड्रन के बच्चों में, मतलब बच्चों में क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन क्या है, ये सब चीज़ों की जानकारी के लिए जो क्लास 12th के बाद की जो एजुकेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एज इज एक्सेस टू बेटर सैनिटेशन, और जैसे कि उनको बेटर सैनिटेशन की भी उतनी ही आवश्यकता है, एंड मोर न्यूट्रिशियस फूड भी मिलना चाहिए, राइट। तो ये सारे की पॉइंट्स हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। आई थिंक अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इस पर्टिकुलर एडिटोरियल से ही की पॉइंट निकाल कर आप लिख देते हैं, सो दैट आंसर विल बी ओके काइंड ऑफ थिंग, राइट। ऐसा नहीं कि आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, यू विल गेट गुड मार्क्स, okay। The upshot of all this for policymakers is the following, right? Incentivize
एंड इम्प्रूव द एक्सेस एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अब देखिए वहाँ पर मतलब प्रोत्साहन देना है, इंसेंटिवाइज करना है, इंप्रूव करना है किस चीज़ के एक्सेस को, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को वुमेन के लिए, ठीक है, थ्रू लिबरल स्कॉलरशिप, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब स्कॉलरशिप मतलब जो है सरकार की तरफ से उनको प्रोवाइड की जाए, स्पेशली आफ्टर 10th ग्रेड टू मास्टर लेवल। तो मतलब क्लास 10 से लेकर मास्टर लेवल तक स्कॉलरशिप वगैरह उनको बहुत सारी ऑफर की जाए और क्वालिटी एजुकेशन हो वुमेन के लिए, और उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, है ना। तो इंसेंटिवाइज आप कैसे कर सकते हैं, मतलब लिबरल स्कॉलरशिप के थ्रू कर सकते हैं और इंप्रूव कर सकते हैं एक्सेस किसकी तरफ, एजुकेशन की तरफ, राइट। फिर क्या है, दिस कैन गिव हाई रिटर्न्स लिमिटिंग फैमिली। अब इसकी वजह से क्या है, जब वुमेन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होंगी, स्किल्ड होंगी, लेबर वर्कफोर्स में उनका पार्टिसिपेशन होगा, तो फैमिली साइज लिमिटेड होगा, मतलब जो है 4-5 बच्चों की जगह अभी 1 बच्चे या 2 बच्चे जितना ज़रूरत होगा इकोनॉमिक से उसको देखते हुए, ठीक है ना, और आगे की फ्यूचर प्लानिंग को देखते हुए। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल गेट इनकलकेटेड इन द माइंड्स ऑफ द वुमन, राइट। सो लिमिटिंग फैमिली साइज एंड कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द नोशंस ग्रोथ। तो इसकी वजह से क्या है, अगर आप 1 चिल्ड्रन या 2 चिल्ड्रन रखते हैं तो आप उनको अच्छे से एजुकेट कर सकते हैं, राइट, तो जिसकी वजह से नेशनल ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो सकती है, राइट। सो नेक्स्ट फोकस ऑन इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। तो जो हमारा सबसे दूसरा, पहला तो क्या है वुमेन के ऊपर फोकस करना, और दूसरा क्या है प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। तो जो हमारी खेती किसानी है उसमें हमें क्या करना है, उसकी उत्पादकता को और इम्प्रूव करना है, वाइल मेकिंग फूड मोर न्यूट्रिशियस, और जो खाना है वो और ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो, वो और ज़्यादा पोषक तत्व से भरा हो, राइट। एंड द फूड सिस्टम मोर क्लाइमेट रेजिलियंट, और जो हमारा फूड सिस्टम है उसको क्लाइमेट के जो शॉक्स ऐसे मतलब जो है हीट वेव्स आ गई, फ्लैश फ्लड्स आ गई, तो इनकी वजह से हमारी फसलें बहुत ज़्यादा बर्बाद ना हो। तो इस हिसाब से हमको अपने अपने जो मतलब क्रॉप रोटेशन है, जो पैटर्न है, उनको सबको ध्यान में रख के करना चाहिए, राइट। दिस विल रिक्वायर डबलिंग और इवन ट्रिपलिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चर टू मेक एबंडेंट फूड अवेलेबल एट रीजनेबली कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। अब इसकी वजह से क्या है, जो R&D करना है, जो रिसर्च एंड हमको डेवलपमेंट करना है, उसके लिए जो एक्सपेंड, तो आप इसके लिए बजट देखिए, आप इसके लिए 3-4 या 5 साल के पिछले बजट देखिए, उसमें देखिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में, है ना, या जो उसके अंदर और भी जो भी मिनिस्ट्री या सब मिनिस्ट्री आती हैं, तो उसमें कितना कितना एक्सपेंडिचर मतलब जो है असाइन किया गया है एग्रीकल्चर के इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है, और कौन कौन सी पॉलिसीज लाई गई हैं, ठीक है। तो जो अभी तक जो किया गया उसको ऑलमोस्ट हमें डबल या हमें ट्रिपल करना पड़ेगा, कि उसकी वजह से R&D हो पाएगी, और फिर क्या होगा, एबंडेंट मतलब अधिक मात्रा में फूड जो है वो अवेलेबल हो पाएगा कम से कम मतलब कॉम्पिटेटिव प्राइस में, जिससे कि हर एक व्यक्ति खा सके, तो वो पॉवर्टी से बाहर आ सके, राइट। So putting export controls and stocking limits to push prices down is no solution. अगर आप एक्सपोर्ट कोई करता है, समझिए बहुत फसल हो गई, अब उसको एक्सपोर्ट पे आपने कंट्रोल लगा दिया, तो उसकी वजह से जो है तो मतलब उसकी वजह से प्राइसेस डाउन है, क्योंकि यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ अगर हो जाएगी तो उसके प्राइसेस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगे, तो वो कोई सोल्यूशन है, राइट। सो दीज आर डिफंक्ट पॉलिसीज ऑफ द सोशलिस्ट राज। तो इस तरीके की जैसे पुटिंग एक्सपोर्ट कंट्रोल, अगर आप किसी भी वाली कोई फसल बहुत, जैसे मान लीजिए गेहूँ बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब अगर किसान उसको एक्सपोर्ट करना चाहता है तो आपने एक्सपोर्ट पे एक लिमिट लगा दी एक तरीके की, ठीक है। तो क्या हुआ, अब यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा गेहूँ हो जाएगा तो उसके प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो ऐसी पॉलिसी जो होती थी उनको बोलते डिफंक्ट पॉलिसी, और ये कब होती थी, सोशलिस्ट राज जब 1960s में इंडिया था उस टाइम इस तरीके की पॉलिसीज हुआ करती थी, व्हेन इंडिया डिड नॉट हैव अ फॉरेन एक्सचेंज टू बाय फूड, ठीक है ना। तो क्योंकि हम इसीलिए उस वक्त जो है मतलब जो एक्सपोर्ट कंट्रोल करते थे, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था, इतना डॉलर में हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं था, जिसकी वजह से हम ट्रेड कर सके और हमें जो ज़रूरत है वो हम ले सकें, राइट। सो द पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी विच प्लेड अ ह्यूमन्स रोल इन स्प्रेडिंग द ग्रीन रिवोल्यूशन। देखिए जो हमारी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसकी वजह से ही क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, राइट। तो उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, राइट। स्टिल रैंक्स एट द टॉप, अभी भी वो नंबर 1 पर है, एंड कैन बी रोब्ड इनटू अशर इन अ न्यू रिवोल्यूशन ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ। अब हमें जो नई रेवोल्यूशन की जरूरत है, हमने मिल्क रेवोल्यूशन कर ली, ठीक है ना, हमने बीटी कॉटन वाली कर ली, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन कर ली, ठीक है ना, गोल्ड रेवोल्यूशन सब कुछ कर लिया, अब हमें न्यू रेवोल्यूशन की जरूरत है। तो जो न्यू रेवोल्यूशन हमारे पास होनी चाहिए, जो क्रांतियां आनी चाहिए, वो कौन सी होनी चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ की, जिसमें ग्रोथ हमारी सस्टेनेबल हो, निरंतर हम बढ़ते रहें, राइट। एंड मोर न्यूट्रिशियस फूड इन एग्रीकल्चर। तो अब जो भी अन्न का उत्पादन हो, ठीक है ना, जो भी खाने का उत्पादन हो, फूड हो, वो न्यूट्रिशियस बहुत ज़्यादा हो, राइट। तो इसमें आपको सोल्यूशंस और जो कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स है वो दोनों मिलेंगे, राइट। तो अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर आपको कोई आंसर लिखना है, तो इसमें से की पॉइंट्स को लेकर के स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन वेरियस फ्रंट, इस क्वेश्चन को आप दिमाग में रखते हुए आप लिख सकते हैं, ऑलराइट। सो दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स बेटर, राइट, एंड slowly you would be able to write the answer, and you would be able to understand, to identify that which particular editorial to be read and what should not be read, right. So see you in the next video.